नमस्कार दोस्तों, ज्ञान वाहन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो हमारी शेयर मार्केट के इतिहास की सीरीज़ का दूसरा भाग है, जहां हम बात कर रहे हैं भारतीय शेयर बाजार और आर्थिक विकास के इतिहास की। पिछले एपिसोड में हमने जाना प्रेमचंद रॉयचंद और दुनिया भर में शेयर बाजार के इतिहास के बारे में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जब बॉम्बे यानी आज का मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी बनने की ओर अपने कदम बढ़ा रहा था। 7 द्वीपों का एक समूह जिसे हम आज मुंबई कहते हैं, वो 19वीं शताब्दी में एक बड़े शहर में बदलना शुरू हुआ। रेलवे, टेलीग्राफ और डिफोर्टिफिकेशन ने बॉम्बे को भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार का केंद्र बना दिया। 1853 में रेलवे के विस्तार और 1851 के मध्य से टेलीग्राफ के शुरू होने से बॉम्बे का व्यापारिक महत्व और बढ़ गया। 1845 से 1859 के बीच कई नए डॉक्स और पोर्ट्स का निर्माण हुआ। इससे व्यापार और संचार को बढ़ावा मिला। 27 अप्रैल 1854 को पहली टेलीग्राम मुंबई से पुणे भेजी गई थी। टेलीग्राफ और रेलवे ने व्यापार का तरीका पूरी तरह से बदल दिया। शहर के भीतर और आसपास के राज्यों से व्यापारियों और निवेशकों का आना जाना शुरू हुआ, जिससे बॉम्बे भारत का आर्थिक केंद्र बनने लगा। 1862 में गवर्नर बार्टल फ्रेयर ने आदेश दिया कि बॉम्बे का डिफोर्टिफिकेशन हो। इस प्रक्रिया में बॉम्बे को एक खुला व्यापारिक शहर बनाने के लिए शहर की किलेबंदी हटा दी गई। इसके अलावा विभिन्न भूमि सुधार कंपनियों ने शहर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपोलो बंदर, जो आज के गेटवे ऑफ इंडिया के लिए जाना जाता है, 19वीं शताब्दी में एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ कपास और अन्य सामानों का निर्यात और आयात होता था। खास तौर पर अप्रैल और मई के महीनों में यहाँ भारी भीड़ रहती थी। 1900 के आसपास ब्रिटिश प्रशासन ने इस क्षेत्र का पुनर्गठन शुरू किया ताकि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया जा सके। ये संरचना किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए बनाई गई थी। बॉम्बे के शेयर बाजार में उस समय सबसे ज्यादा सूचीबद्ध कंपनियां बैंकों की थीं। इनके अलावा कॉटन प्रेस और भूमि सुधार कंपनियां भी प्रमुख थीं। 1840 में ओल्ड बैंक ऑफ बॉम्बे, 1845 में ओरिएंटल बैंक और कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया और 1853 में चार्टर्ड बैंक की स्थापना हुई। ये बैंक शेयर बाजार में व्यापारियों को कर्ज देते थे, जिससे शेयर बाजार में सट्टा व्यापार का चलन शुरू हुआ। अब बात करते हैं बॉम्बे के सबसे पुराने बैंकों में से एक ओल्ड बैंक ऑफ बॉम्बे की। ये बैंक न केवल बॉम्बे के व्यावसायिक केंद्र का गवाह बना, बल्कि इसका इतिहास भारतीय शेयर बाजार और वित्तीय संस्थानों के विकास से भी जुड़ा हुआ है। 26 दिसंबर 1836 को जॉन स्किनर एंड कंपनी के कार्यालय में एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक का उद्देश्य बैंक ऑफ बंगाल के समान एक बैंक की स्थापना करना था। इस बैंक की प्रारंभिक पूंजी निवेश 30 लाख रुपए तय की गई, जिसमें से 20 लाख रुपए की सदस्यता ली जानी थी। 31 दिसंबर को एक प्रोस्पेक्टस प्रकाशित किया गया, जिसमें इसे बैंक ऑफ बॉम्बे का नाम दिया गया। 1840 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से चार्टर प्राप्त करके बैंक ऑफ बॉम्बे का गठन हुआ। अब बात करते हैं शेयर बाजार के बादशाह प्रेमचंद रॉयचंद की भूमिका की। उन्होंने न केवल बैंक और वित्तीय संस्थानों को बढ़ावा दिया, बल्कि भूमि और समुद्री सुधार परियोजनाओं की भी शुरुआत की। लंदन के कपास संकट ने प्रेमचंद रॉयचंद के लिए धन अर्जित करने का बड़ा अवसर प्रदान किया। वे बॉम्बे के व्यावसायिक जगत में इस कदर स्थापित हो गए कि सरकार के अधिकारी उनके साथ मित्रता करना चाहने लगे। गवर्नर बार्टल फ्रेयर ने उन्हें बैंक ऑफ बॉम्बे का निदेशक नियुक्त किया। गवर्नर फ्रेयर ने प्रेमचंद को बैक बे रिक्लेमेशन कंपनी लॉन्च करने के लिए प्रोत्साहित किया और खुद 400 शेयर खरीदने का प्रस्ताव भी रखा ताकि उनकी सरकार कंपनी के प्रबंधन में भाग ले सके। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में उतार चढ़ाव होते हैं। अमेरिकी गृहयुद्ध के अंत के बाद
ग्रेट डिप्रेशन ने भारतीय शेयर बाजार को बुरी तरह प्रभावित किया। इसका असर बैंक ऑफ बॉम्बे पर भी पड़ा। 20 साल के सफल व्यापार के बाद बैंक गंभीर संकट में आ गया। इस स्थिति से उभरने के लिए 1868 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसे न्यू बैंक ऑफ बॉम्बे लिमिटेड का नाम दिया गया। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जिसने न्यू बैंक ऑफ बॉम्बे को बॉम्बे के अन्य बैंकों जैसे बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता के साथ मिला दिया। यही बैंक आज का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। इसके बाद 1845 में ओरिएंटल बैंक की स्थापना बंबई में हुई। इसका मुख्यालय लंदन में था। बैंक का प्रबंधन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ट्रस्टीज की देखरेख में होता था। ओरिएंटल बैंक का कार्यालय बॉम्बे के रैम्पार्ट रो में फ्लोरा फाउंटेन के सामने था, जो आज महात्मा गांधी रोड के नाम से जाना जाता है। 1860 तक ओरिएंटल बैंक की कुल संपत्ति 21.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई थी। उस समय के मानकों के हिसाब से ये एक मध्यम आकार का बैंक था। हालांकि एंग्लो इंडियन बैंकिंग के क्षेत्र में ओरिएंटल बैंक कॉरपोरेशन की संपत्ति इससे 3 गुना थी। बैंक का कार्यालय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के कारण भावुक निवेशकों और दलालों के लिए एक व्यस्त स्थान बन गया था। 1893 में ओरिएंटल बैंक ने अपना चार्टर खो दिया और इसे मर्केंटाइल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के रूप में पुनर्गठित किया गया। अब बात करते हैं चार्टर्ड बैंक की, जिसकी स्थापना जेम्स विलियम्स ने 1853 में ब्रिटेन की महारानी क्वीन विक्टोरिया से रॉयल चार्टर प्राप्त करने के बाद की। चार्टर्ड बैंक ने 1858 में बंबई, कलकत्ता और शंघाई में अपनी शाखाएं खोलीं। इसके बाद 1859 में बैंक ने हांगकांग और सिंगापुर में भी विस्तार किया। बैंक ने बॉम्बे के कपास व्यापार के बढ़ते बाजार का लाभ उठाया और व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता के बाद 1969 में चार्टर्ड बैंक का स्टैंडर्ड बैंक ऑफ साउथ अफ्रीका के साथ विलय हुआ और इसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों, ये था बॉम्बे के आर्थिक राजधानी बनने का सफर। हमने देखा कैसे रेलवे, टेलीग्राफ और बैंकिंग सिस्टम के विकास ने बॉम्बे को भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार का केंद्र बनाया। ओल्ड बैंक ऑफ बॉम्बे, ओरिएंटल बैंक और चार्टर्ड बैंक जैसे संस्थानों ने न केवल बॉम्बे के आर्थिक ढांचे को मजबूत किया, बल्कि भारत के आधुनिक शेयर बाजार की नींव भी रखी। ये कहानी सिर्फ बॉम्बे की नहीं, बल्कि भारत के आर्थिक विकास की कहानी बनी। हमारी इस सीरीज का अगला भाग और भी रोचक होगा। हम बात करेंगे द ग्रेट इंडियन शेयर मेनिया की और जानेंगे कि कैसे अमेरिकी गृहयुद्ध ने भारतीय शेयर बाजार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस ना करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।